जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में ऑयल का क्राइसिस का डर है। मिडिल ईस्ट में टेंशन है और कई सारे देशों में तो पेट्रोल की सप्लाई पर खतरा भी आ चुका है। लेकिन भारत के पास 75 डेज का ऑयल रिजर्व है। सवाल सिंपल सा है, क्या इंडिया सच में सेफ है या सिर्फ एक टेम्पररी शील्ड है? क्योंकि यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैसे काम करता है, क्या होता है और क्राइसिस के टाइम ये देशों को कैसे बचाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप न्यूज़ देखेंगे, एशियन कंट्रीज़ की तो हालत ख़राब है, क्योंकि ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होकर आता है। फिलीपींस ने तो इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और ये जो न्यूज़ है ये 24 मार्च की है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन चुका है। कई सारे देशों ने इमरजेंसी की तैयारी कर ली है, कुछ क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है दोस्तों, आपको इसे सिंपली स्कैन करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां आपको नंबर ऑफ अपडेट्स मिल जाएंगे। फिलहाल जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर रिलेटेड पीडीएफ अपलोड होती है वो भी आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। क्योंकि देखा जाए क्रूड ऑयल किसी भी देश के लिए, यहाँ अपन से भारत की बात नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और भारत की अगर बात की जाए तो देखिए 85% क्रूड ऑयल भारत में इम्पोर्ट होता है। और ये जो इम्पोर्ट होता है ये ज़्यादातर अभी भी जो हमारा भारत है वो डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट पर, गल्फ कंट्रीज़ पर, जो कि तेल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भेजते हैं, जहाँ पर ईरान बिल्कुल नज़रें जमाए बैठा है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो टॉप 10 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम करती है, इसमें हमारा भारत तीसरे स्थान पर है। और होगा भी क्यों, आपने देखा होगा जैसे ही न्यूज़ आई पैनिक क्रिएट हुआ, लोग तो बड़े बड़े तसले में, टब में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको मिल रही है, बस तेल भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। उनको ये डर है कि कल तो तेल मिलना ही है, कल तो दिन ही नहीं होना है। इस तरीके की तो कंडीशन है। लेकिन फिर भी भारत की बात की जाए, 150 करोड़ की जनसंख्या है, तीसरे स्थान पर है कंजम्पशन के मामले में। लेकिन अगर टॉप मोस्ट कंट्री की बात की जाए, ऑब्वियसली यूएसए 20.2। देखिए यहाँ पर क्या दिया, मिलियंस बैरल पर डे। तो ये जो कंजम्पशन है, उपभोग है, ये एक्चुअली में मिलियंस बैरल्स पर डे के हिसाब से है। इंडिया के बाद आता है रशिया, फिर सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड सिंपली जर्मनी। यहाँ पर सबसे पहले तो समझिएगा कि आखिरकार ये एसपीआर होता क्या है। क्योंकि देखा जाए तो आपने देखा है पूरी दुनिया ऑयल पर ही डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, फिर चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, सब के सब ऑयल के ऊपर डिपेंड है। कुछ भी होता है, किसी भी तरीके का यहाँ पर डिसरप्शन होता है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि पूरी की पूरा यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल का कंसंट्रेशन है, समझिएगा कंसंट्रेशन है, तो पूरी दुनिया के लिए चिंता वाली बात तो वैसे ही बन जाती है। क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब होती है, प्राइसेस शूट अप होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। अपन सिर्फ भारत की नहीं बात करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो रही है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर 1970 का ऑयल शॉक देख सकते हैं, कोई भी रिजर्व नहीं था, बहुत हाई वल्नरेबिलिटी थी भारत में भी। पोस्ट 2014 के बाद हमने थोड़ा बहुत अपनी पॉलिसी को चेंज किया, पॉलिसी पुश किया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड डेवलपमेंट किए। और प्रेजेंट की बात की जाए तो हमारे पास फिलहाल भले ही शॉर्ट टर्म है लेकिन क्राइसिस रेडी प्लानिंग है, वो भी सिर्फ वेस्ट एशिया के रेलेवेंस के कारण। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिरकार ये आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूं, इमरजेंसी के लिए ऑयल का बैकअप स्टॉक। आप देख रहे हैं ये स्टॉक जैसे एक एग्जांपल के रूप में है कि अगर इमरजेंसी जैसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हमारे पास एक बैकअप के रूप में ऑयल का स्टोरेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है घर में आप राशन स्टोर करते हैं, और ये राशन जो स्टोर करते हैं आप उसे अपनी उपयोगिता के हिसाब से यूज़ करते हैं। वैसे ही हम कंट्री में अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, हम अपना ऑयल स्टोर करके रख रहे हैं, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की। इसका सिंपल सा बात है, यूज़ कब होता है तो वॉर के टाइम में, जैसे अभी हो रहा है सप्लाई डिसरप्शन में, और फिर जब प्राइस शूट होती है एकदम से तब भी। हम इन सब रिजर्व के माध्यम से ये सारी कंडीशंस को हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। और अल्टीमेटली इसका फायदा किसको होता है, देख रहे हैं आप, सिटीजन्स को होता है। वो सिटीजन्स जो दुनिया भर में परेशान चल रहे हैं ग्लोबल ऑयल प्राइस के राइज होने के कारण। तो वही बात है, इमरजेंसी क्रूड ऑयल स्टॉक पाइल है।
क्राइसिस जैसी कंडीशंस के समय में, सिचुएशंस के समय में इसका यूज़ होता है और अंडरग्राउंड इसे स्टोर किया जाता है। वैसे तो बहुत महंगा है ये, मैं आपको बता दूं, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझना होगा कि आखिरकार हमने इसकी भी शुरुआत कब करी। इमेजिन करिए दोस्तों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 से, और 1950 के बाद से लेकर 2010 तक हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं थी कि हम कहीं पर भी ऑयल को रिजर्व कर पाए। आप समझ पा रहे हैं? कारण यही है कि जब जब कुछ भी हुआ है मिडिल ईस्ट में, 1970 का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत भारी समस्या गई है हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को। इन्फ्लेशन क्या होता है वास्तविक में उन्होंने देखा है और उनने समझा है कि किस तरह की कंडीशन क्रिएट हुई है। वो तो 2010 में हमने थोड़ी बहुत पॉलिसी बनाई और इसके ऊपर काम करना चालू किया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेजुअल ग्रोथ की, तो आपको ये मिलेगा आफ्टर 2015, मोदी जी के आने के बाद। इसमें तो तारीफ करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जब अपन बात करते हैं तो ग्रेजुअल इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, ग्रेजुअल बढ़ोतरी। आप इमेजिन करिए, ये जो ग्राफ है ये सडन पीक पर जा रहा है और उनका कारण भी है, मोदी जी को पता चल गया था। यहाँ पर अपन सिंपल सी बात करेंगे कि अगर हमारी डिपेंडेंसी ऐसी रही ना तो फिर तो भारत की हालत खराब हो जानी है। तो इस कारण उन्होंने रिजर्व बनाना चालू किया। और देखिए इंटरेस्टिंगली ऑब्जेक्टिव शुरू से एक ही रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे पास कई सारे चैलेंजेस थे। 2015 के बाद रिजर्व बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण था जो धीरे धीरे करके ग्लोबल टेंशन बढ़ते जा रहा था। फिर चाहे आप रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो रशिया यूक्रेन में इतनी समस्या नहीं थी जितनी ईरान और अमेरिका के युद्ध से हो रही है, क्योंकि ईरान बैठा ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है, वो रास्ता जहां से 80% से ज़्यादा, फिलहाल अगर देखा जाए तो 80% मतलब भारत के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ऑयल इम्पोर्ट होकर आता है। तो चिंता वाली बात तो है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये है आपका छोटा सा एक जल संधि, छोटा सा सकरा रास्ता जहां से आपके कई सारे जहाज तेल के होकर पूरी दुनिया में जाते हैं। और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जब ऑयल ट्रांजिट की बात करते हैं तो 13.2 मिलियन बैरल्स पर डे यहां से ऑयल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। इमेजिन करिए अगर यहां पर कुछ भी आतंक मच रहा है, कुछ भी आतंक मच रहा है, तो वह जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में आतंक मचेगा ऑयल के नाम पर, और हो भी वही रहा है। ईरान जानबूझ कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बहुत लंबे समय से ब्लॉक कर रहा है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो, ऑयल के प्राइसेस बढ़े, फायदा हो तो सिर्फ किसको? ईरान को और ईरान के दोस्तों को। भारत इसकी तैयारी करके बैठा है। आपको समझना होगा फिलहाल कि इसका स्टोरेज मैकेनिज्म कैसा होता है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया है, इसे अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है रॉक केवंस के माध्यम से। वैसे तो ये काफ़ी सेफ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, लेकिन एक्सपेंसिव है अपने आप में, क्योंकि हमारे पास उतना यहाँ पर ज़मीन नहीं है, वो मैकेनिज्म नहीं था। वो तो 2015 के बाद हमने धीरे धीरे करी है। फिलहाल ये एक प्रकार से ऐसा रिजर्व होता है जिसे एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर ब्रेन आउट क्रूड ऑयल इंजेक्शन डिस्चार्ज, मतलब यहाँ से ऑयल को स्टोर किया जाता है और समय आने पर यहाँ से उसका डिस्चार्ज होता है। ज़मीन के काफ़ी नीचे है, कई सारी लेयर से, इंटर लेयर मतलब मल्टी लेयर से, सेडिमेंट्स है। सबसे पहले तो सेडिमेंट्स को स्टोर किया जाता है, उसके ऊपर यहाँ पर ब्राइन है, फिर क्रूड ऑयल है, सॉल्ट रॉक है, कई सारी ऐसी लेयर्स रहती है जिसमें इसको स्टोर किया जाता है। कुल मिला के ये जो पूरी प्रोसेस है वैसे तो अंडरग्राउंड होने के कारण सेफ मानी जाती है और कई लंबे समय तक चलती भी है। भारत ने भी बहुत लंबे समय से इसे स्टोर करने का काम किया है। और अगर बात की जाए भारत कहाँ कहाँ स्टोर कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडोर। मतलब आंध्र प्रदेश चंदी खोले एक नए फेस में शुरू हो रहा है, और पाडोर मैंगलोर की बात की जाए तो ये तो फिलहाल हमारे एग्जीक्यूशन में है। देखिए ऑलरेडी भारत के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, अगर आप येलो डॉट को देखेंगे ध्यान से, तो भारत के पास ऑलरेडी 3 स्टोरेज मैकेनिज्म थे, 3 पेट्रोलियम रिजर्व थे। यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम है, मैंगलोर कर्नाटका है और पाडोर कर्नाटका है। और अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का फेज 2 चालू होने वाला है, जो कि चंदी खोले उड़ीसा में है, और 2.5 MMT
पाडुर कर्नाटका में भी फेज 2 ऑपरेशनलाइज होने वाला है। कुल मिला के भारत एक ऐसी क्षमता की तरफ बढ़ रहा है जिसमें भारत की स्टोरेज कैपेसिटी भी आने वाले टाइम में, रिजर्व कैपेसिटी भी आने वाले टाइम में इन पर्टिकुलर प्लेसेस के माध्यम से बढ़ जाएगी। फिलहाल हमारे पास 5.33 MMT का स्ट्रेटेजिक कॉइल स्टोरेज है जो 3 लोकेशंस में है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देख पा रहे हैं तो जितनी भी स्टेट्स रही है हमेशा से वही सबसे बड़ा कंसर्न रही है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में ये सबसे अहम भूमिका निभाती है। और जितनी मोटी है, देखिए सबसे थिक आपको यही देखने को मिलेगी जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रही है 17.0। और जब अपन बात कर रहे हैं बैरल्स पर डे की, तो यही एक सबसे अहम रास्ता है जहां पर ईरान अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। अब देखिए धमकी तो वो बाबल मंडप पे भी दे रहा है, स्वेज कैनाल में भी दे रहा है, यूरोप की कनेक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पास जो फिलहाल रिजर्व है हम उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो अराउंड 5 MMT की भारत के पास है। भारत एम कर रहा है इसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लगभग 10 से 11-12 तक भारत इसे ले जाने का प्रयास कर रहा है, ताकि ये जो 75+ डे का रिजर्व है ये बढ़कर कम से कम 100 दिन का तो हो। जब 100 का होगा तब जाके 150 का होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ऐसे देश है जहां पर लगभग 150 से 100 दिन के रिजर्व्स है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा रिजर्व की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा यूएसए 150+ दिन के साथ तभी युद्ध कर रहा है। चाइना की बात की जाए 90+ डे, इंडिया की बात की जाए 75 डे। देखिए चाइना और भारत में से 25 दिन का अंतर है 25 डेज का। ये भी थोड़ा पॉइंट करने वाली बात है। चाइना बहुत लंबे समय से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऊपर काम कर रहा है और भारत ने तो 2015 के बाद से ये चीज सोचना चालू करी। तो आप इसमें समझ भी सकते हैं कि हमारी मंशा क्या थी। फिलहाल अगर बात की जाए तो देखिए ये मिली भगत है, यहाँ पर सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों एक साथ काम करती है। क्योंकि अगर बात की जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, चाहे आप इंडियन ऑयल की बात करो, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 65 डेज का है। और भारत का खुद का, सरकार का खुद का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो 9 से 10 दिन का है। कुल मिला के 75 डेज के रिजर्व के साथ आज हम फाइट कर रहे हैं। और एक अच्छी न्यूज़ तो आपको पता ही है, एक्साइज ड्यूटी को भी घटा दिया है। मतलब जो भी यहाँ पर प्राइस शूट हो रहा है उसका भी एब्जॉर्प्शन सरकार की तरफ से ही लिया जा रहा है। तो ये कहलाती है मंशा। यहाँ तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी फिलीपींस ही एक ऐसा देश है जहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ये रियूटर से लिया है, 40 से 45 डेज का फ्यूल ही बचा है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वहीं म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, लेस देन 30 डेज का रिजर्व बचा हुआ है। क्योंकि ये जितने भी आप देश यहाँ पर देख रहे हैं क्रिटिकली एक्सपोज में, जापान है, साउथ कोरिया, ताइवान है, जहाँ पर शॉर्टेज की कमी हो रही है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वो देश है। हर एक देश, एशिया की ज़्यादातर कंट्रीज, एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 80 से 90% पहली बात तो ऑयल इंपोर्ट होता है, भारत में भी होता है। लेकिन मजे की बात यह है, भारत ने काफ़ी लंबे समय से अपने ट्रेड रूट को, चाहे ऑयल की भी बात करें, डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया था। वहीं अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये अभी भी डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ कंट्रीज के ऊपर। भारत रशिया से बहुत लंबे समय से मोर देन 40% हम अभी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के भारत ने जो तरीके अपनाए थे वो भारत को किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ी बात है, सब परफेक्ट नहीं है ये हम बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी 80% हमारा इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा है, वहां से आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए 75 डेज की अपन बात करें तो देखिए ये सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है ये अपने आप में। 75 डेज का सॉल्यूशन है जैसे अपन शॉर्ट टर्म बोल रहे, क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें तो डिस्टर्ब होगी। अब देखिए इनको मेंटेन करने में जाहिर सी बात है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट थी, हैवी डिपेंडेंस अभी भी इंपोर्ट पर है, और वोलेटिलिटी जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के कारण क्रिएट हो रही है वो भी है, स्टोरेज एक्सपेंशन कॉस्टली है ही है। मतलब सिर्फ शील्ड नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं सिर्फ एक टेम्पररी शील्ड है, लेकिन हाँ परमानेंट सॉल्यूशन अभी भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर प्रयास भरसर कर रही है, फेज 2 का एक्सपेंशन जारी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म के माध्यम से जो भी फंडिंग है वो गवर्नमेंट करने को तैयार है। 60% कैप ऑन वायबिलिटी कैप फंडिंग भी भारत सरकार देने को रेडी है। ट्रिपल पी माध्यम से बोल रही है कि हम तो कर ही रहे रिजर्व, जो हमारी ऑयल कंपनीज है वो भी करे रिजर्व से, क्योंकि हम लंबे समय तक अगर हम डिपेंडेंट है तो फिर वही बात है, आत्मनिर्भर तो बन ही नहीं सकते हैं। तो ये अपने आप में गवर्नमेंट के कुछ पहलू है जो सरकार कर भी रही है। यहाँ पर जाहिर सी बात है जितनी स्ट्रांग हमारी स्ट्रेटेजिक पावर और प्लानिंग रहेगी, हम उतने ही रियल पावर रहेंगे पूरी दुनिया में,
और जो भारत का भी फिलहाल न्यूट्रल स्टैंड चल रहा है उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की अब आवश्यकता है ताकि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होती जाए और इस क्राइसिस के टर्म समय में फिलहाल हम अपने रिजर्व्स का यूज़ कर पाए। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, रशिया इसमें हमारा बहुत मदद कर रहा है। इसीलिए एक विकल्प ये भी है कि भारत अब धीरे धीरे करके अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। आपने देखा होगा ईवी मैकेनिज्म, इथेनॉल ब्लेंडिंग, कई सारे ऐसे भारत ने तरीके अपना लिए हैं कि हम फिलहाल इस तरीके के क्राइसिस को एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और जो तैयारी हमारी चल रही है उस पर आपका क्या सोचना है, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा।